देख लेना बेटा, टॉपिक है हम लोगों के पास हाइड्राइड्स। ठीक है, अब हाइड्राइड्स जो है ना बेटा, हम लोगों के पास तीन कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी के कौन कौन से हैं नाम, इनके नाम से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाएंगी। एक होता है आयनिक हाइड्राइड, एक होता है कोवेलेंट हाइड्राइड और एक होता है मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड के दो और नाम है, कौन कौन से? इसको बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड, एक दूसरा नाम है इसका सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ठीक है, तो टोटल आयनिक के तीन नाम हुए, आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, तीनों चीजें सेम है। उसके बाद नेक्स्ट, उसको मत देखो वहां से ना, अभी मैं यहां से करवा रहा हूं, कोवेलेंट या और बोलते हैं इसको क्या, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मतलब कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और मेटालिक हाइड्राइड का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना कौन कौन से तीन है। मैं एक एक करके सारे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आयोनिक हाइड्राइड से जो है वो स्टार्ट कर। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो आपको इसका नोटिस करना है, नाम से ही समझ लो, आयनिक हाइड्राइड का मतलब ऐसे हाइड्राइड्स जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे हाइड्राइड्स जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बोल देते हैं। ये यूजुअली एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एल्कली मेटल्स आ जाते हैं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, ये दोनों इसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स भी इसको बना देते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी इसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, CaH2 हो गया। इसका नाम, ये बात याद रखना, ये कई बार ना एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, व्हाट इज हाइड्रोलिथ। शायद ये पहले भी पता नहीं डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले CaH2 हाइड्रोलिथ है कि कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो ये कौन बनाते हैं, ऐसे मेटल्स फॉर्म करते हैं जो क्या है हम लोगों के पास, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, वो मेटल्स जो है वो इसको शो करते हैं। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, वो इसको शो करते हैं। अब केमिस्ट्री में जनरल ट्रेंड तो सब जगह चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक आती है हम लोगों के पास क्या, एक्सेप्शन। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देख लेना। लिथियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड, इनकी कोवेलेंट नेचर जो है वो रहती है। कोवेलेंट नेचर का मतलब समझते हो, ये उतने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर के नहीं है जितने सोडियम हाइड्राइड है, जितना पोटेशियम हाइड्राइड है, या जितना क्या हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है। ठीक है, अब इसका कारण समझ लेना, लिथियम, बेरिलियम और इधर आता है मैग्नीशियम, इधर क्या आता है सोडियम, जो इस लिस्ट से बाहर है, मैंने सर्कल कर। साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये शेयरिंग भी साथ करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उतना इजीली नहीं डोनेट कर पा रहा, क्योंकि देखो 2,1 है इसका। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बहुत ही छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के, जिससे इजीली ये नहीं जा पाता, जिसकी वजह से छोटा साइज होने की वजह से कोवेलेंट नेचर रहता है। सेम काम, इसका साइज तो इवन लिथियम से भी छोटा है, और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, कारण सुनना क्यों, नीचे गए साइज क्या हुआ,
बड़ा, इधर गए साइज क्या हुआ, छोटा। तो लिथियम और मैग्नीशियम, इसीलिए ये दोनों जो रिलेशंस हैं, ये कौन सा रिलेशन है, हम लोगों के पास एक डायगोनल रिलेशन जो है वो रहता है। आपने थर्ड चैप्टर में ये नहीं किया हुआ तो आप इसको देख लेना। डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो इन दोनों एटम्स के बीच में रहती है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम यहाँ पे सेम तरीके से जो है इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हाँ, एग्जैक्ट सेम नहीं है यार, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी जो है चीजों के अंदर आता रहता है, जिसकी वजह से जो है ये ऐसा हो। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शंस का भी जो है वो पता लग गया। अब एक चीज और है, वो आपको क्या जाननी है कि हमारे पास, बेटा प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, BeH2 और जो MgH2, ये दोनों है ना, ये हमारे पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा नाम है। पॉलीमर समझते हो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, जैसे पॉलीगन, n नंबर, बहुत सारा नंबर। मर का मतलब होता है यूनिट्स, मैरिक का मतलब है उसकी यूनिट्स। तो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, देखो इसमें क्या रहता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो Be, ये देखो एक एटम है SaH2 और यहाँ पे क्या है Be, ठीक है, इधर से H2। तो इनके बीच में ना आपस में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग रहती है, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपस में क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। मतलब बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस हाइड्रोजन को भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, जिससे छोटे छोटे यूनिट्स BeH2 के आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देते हैं। सेम तरह से कौन काम कर रहा है, हमारे पास MgH2 भी काम कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शंस होती हैं, फोकस करके यहाँ पे लिख लेना इसको। ठीक है, मैं वीडियो में ये मेरे बहुत सही बने हुआ नोट्स में सारा यहाँ से करवा रहा हूँ, जो नहीं होगा वो नोट्स में से देख लेना। ठीक है, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो ये होगी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ ये वाला कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या आयनिक हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड के जैसी होंगी। अगर ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, क्या क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है अट्रैक्शन के, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोगों के पास, बोलो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या रहता है हमारे पास, हाई रहता है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन, ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वॉलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी का। ये क्या है हम लोगों के पास, नॉन वॉलेटाइल है, और ये मेल्टेड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते। मेल्टेड फॉर्म कंडक्ट ओनली लिख देता हूं, आप समझ जाना अपने आप, सिर्फ मेल्टेड फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म्स के अंदर ये कंडक्ट हम लोगों के पास नहीं करते। ठीक है, हाँ वो देखते रहना, ऐसे तो आयनिक कंपाउंड वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। एक और चीज यहाँ पे, ये क्या सॉल्युबल है किसमें, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे सॉल्युबल। ठीक है, अब अगर मैं किसी हाइड्राइड का NaH है जैसे मान लो, क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं किसी हाइड्राइड का कर रहा हूँ तो H नेगेटिव हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड का मतलब ही H नेगेटिव, क्या करेगा, H रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन मेरे को एक बार आप सोच के बता दो, बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी क्या एनोड पे होगी, सोच के बोलो। ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लूज होता है, एनोड, फिर आप एनोड बोलो ना बेटा इसको। याद रखो यार, एक प्रॉपर्टी हमेशा सेम है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहा है हमारे पास तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे रिलीज होगा, एनोड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एनोड के ऊपर ही ये रेडिकल्स जो है वो कंबाइन करके हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, कहाँ पे, एनोड पे। अब हाइड्रोजन का एनोड पे रिलीज होना
इसके हाइड्राइड आयन की एग्जिस्टेंस को क्या करता है, कंफर्म करता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज हो रहा होता ना तो ये H पॉजिटिव होता, क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H में चेंज होता। हाइड्रोजन का कैथोड पे रिलीज होना कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन का एनोड पे रिलीज होना कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन। तो इससे अपने को ये पता लग जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है। हम लोगों के पास बेटा एनोड पे रिलीज हो रही है, इसका मतलब H नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं, किसको, ये सोडियम के हाइड्राइड्स को, ये बहुत वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हम लोगों के पास क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। काफी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन है ये वाली, और आपको ये चीज जो है वो समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायलेंट, वायोलेंट होगा ना, वायलेंट रिएक्शन। ठीक है, वो ही आएगा, देख लेना यार, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा। आगे देखना बेटा, एक चीज और है, ये कल मैंने डिस्कस की थी कि जो हाइड्राइड्स है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ये मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, कल मैंने रिएक्शन में डिस्कस करी थी। किसके साथ, AlCl3 के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बना रहा है, LiAlH4 प्लस LiCl। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और ये केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है, कल भी डिस्कस हुआ था, स्ट्रॉन्ग बोल नहीं रहा रिड्यूसिंग एजेंट का जो है ये काम कर रहा है। मतलब लिथियम हाइड्राइड जो है हमारे पास, जो इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ी कोवेलेंट नेचर शो करता है। क्या हमारे पास फॉर्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे कर रहा है। ऐसे ही देखो एक और है, LiH प्लस BH3, ये बना रहा है LiBH4। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एल्यूमिनियम है, लेकिन है ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, बोरोन का कंपाउंड है, तो लिथियम बोरो हाइड्राइड जो है वो बोलते हैं। क्या चीज, सेकंड वाले में क्या ना, और कुछ रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ना ऊपर Cl था इसलिए LiCl बन रहा है। इसमें भी जो भी है वो आपस में BH4 में ही कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ना ये कुछ हाइड्राइड यहाँ लिख के दे रहा हूँ, NaH, KH, RBH और सीजियम हाइड्राइड, ये आपके सामने है। एकदम इंटरेस्टिंग फंडा है। मेरे को आप ये सोच के बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, और स्टेबिलिटी जो है वो इसकी कैसे वेरी कर रही है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूं। सुन लेना अभी मेरी बात ध्यान से। एक बात आप याद रखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो था Gmm/r², फोर्स ऑफ Q1 Q2/r², ये बात ना याद रखना है, ये फिजिक्स, लेकिन मैं करा आपको उसी तरीके से रहा हूं। दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है, और दोनों चार्जेस जो है कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फंडा अगर आप अपने दिमाग में बिठा लो ना तो 90% क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करो। मैं अगर ऊपर वाले काइंड में आपसे पूछ रहा हूँ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयनिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसकी है, ध्यान से सुनना, या हाइड्राइड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूंगा तो देयर आर, हर एक के ऊपर चार्ज जो है वो यही है, सेम ही चार्ज है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटाशियम हो, चार्ज सेम है। तो इसका मतलब चार्ज इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फोर्स, क्योंकि सब में सेम है, सब में सेम है, तो चार्ज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि लिथियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, सोडियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, या पोटेशियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है,
आर डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस बड़ा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। अब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटा उसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है हम लोगों के पास। आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि लिथियम हाइड्राइड हमने क्यों ले रखा है, तो आप इसको हटा दो चाहे यहाँ से। अब बोलो, अब समझ में आ गई सीरीज, उसको अगर मैं कोवेलेंट ही मान, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आप ये मान लो, ये इस तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट रहता है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको रीअरेंज कर दो इनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये स्टेबिलिटी सोचनी कैसे है आपको, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सोचना। सीरीज नहीं भी पता तो भी आप सोच सकते हो। अब ये बताओ CaH2 SrH2 और BaH2, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सीरीज कैसे है। पहले बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, डाउन द ग्रुप, हाँ डाउन द ग्रुप ये देख लो इसको, ये ना ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप 2 है। ये कैसे याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, आगे रेडॉन है रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है। तो कार स्कूटर बाप, तो इसका मतलब ये एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा, चार्ज तो सेम ही है देखो क्योंकि सेम ग्रुप के बंदे हैं, चार्ज इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डिस्टेंस। सबसे ज्यादा छोटा डिस्टेंस जिसका होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ये होगी हमारी सीरीज, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गया, क्लियर है ये वाला। दूसरा, अगर मैं बात करूं आयनिक कैरेक्टर की हाइड्राइड्स का, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, उसके बाद और ले लो रुबिडियम हाइड्राइड और क्या सीजियम हाइड्राइड, सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा, सोच के बोलो, कॉन्सेप्ट आपके सामने ऐसा, सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा। पहला तो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर शुरू कर। अब देखो आयनिक का मतलब है जो फटाफट से किसमें ब्रेक हो जाए, Na पॉजिटिव अलग हो जाए और H नेगेटिव अलग हो जाए। थोड़ा सा अजीब है, इसको समझना। K पॉजिटिव अलग हो जाए और H नेगेटिव अलग हो जाए, समझ रहे हो। तो अब आप एक बात याद रखो, डाउन द ग्रुप अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे पास जो आयनिक कैरेक्टर को IC बोल रहा हूं यहाँ पे, वो बढ़ता है। कारण क्या है, इसमें रेडियस इतना ज्यादा है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि फटाफट से किसमें टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये मेटल अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर है इस चीज का। सीजियम काफी स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर रखता है, रुबिडियम उससे कम, पोटाशियम उससे कम, सोडियम उससे कम, लिथियम सबसे कम। सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सीजियम की है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड आयनिक वाला जो है वो सीजियम ब्रेक करके जो है वो फॉर्म करेगा। मतलब हाइड्रोजन को सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर सकता है, हमारे पास सीजियम प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज्यादा है। अब वैसे भी देख लो यार, आयनिक कैरेक्टर जो है ना, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या करेगी अपने पास, इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया। तो ये CSH ज्यादा आयनिक है, CSH सबसे ज्यादा आयनिक है, ठीक है। चलो ये तो बेटा थे हम लोगों के पास क्या, आयनिक हाइड्राइड्स का एग्जांपल, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास क्या होते हैं, ठीक है। अब देखना इसको जरा ध्यान से, जो हाइड्राइड P ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं, जो हाइड्राइड P ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, कोवेलेंट
कैरेक्टर वाली हाइड्राइड्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। बेटा देख लो आप इधर यू जैसे देख लो NH3 हो गया, दूसरा H2O हो गया, तीसरा HF हो गया, चौथा HCl हो गया। मतलब देखो S वालों को क्या बोल दिया हमने, जो S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहे थे उसको हमने बोल दिया आयनिक हाइड्राइड्स। जो P वालों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो है वो बोल दिया। और ये सारे के सारे आपके सामने जो है वो इसके एग्जाम्पल सारे ग्रुप्स, ठीक है। अब इन हाइड्राइड्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये हाइड्राइड्स की कौन सी नेचर है हम लोगों के पास, कोवेलेंट नेचर जो है वो इन हाइड्राइड्स की हम लोगों के पास प्रेजेंट है। दूसरा, तीसरा, अब एक प्रॉपर्टी ना शायद तुम लोग सेंस कर सकते हो, ये हाइड्राइड्स जो हैं हम लोगों के पास सारे के सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स। समझ आ रहा कैसे, अमोनिया इज अ गैस, कहीं पे भी लिक्विड फॉर्म में फटाफट से जो है वो गैसोस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। बड़ा फोन इधर रखो आप। उसके बाद वाटर भी एक वोलेटाइल कंपाउंड है, मतलब वेपर्स बन जाएंगे उसके। तीसरा, मीथेन भी एक वोलेटाइल कंपाउंड है, उसके भी वेपर्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे हम लोगों के पास कौन सी नेचर के कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल नेचर के कंपाउंड्स को हमारे पास। वोलेटाइल का मतलब होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, और मैं बार बार बोलूंगा ये वीडियोस देख के एक्सेप्शन अलग से नोट कर लेना। वो क्या, ग्रुप 18 जो है वो हाइड्राइड्स नहीं बनाता। मतलब क्या, हीलियम हाइड्राइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, नियोन का हाइड्राइड देखने को नहीं मिलेगा, आर्गन का हाइड्राइड देखने को नहीं मिलेगा, जीनोन का हाइड्राइड देखने को नहीं मिलेगा, क्रिप्टॉन का हाइड्राइड देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये एक्सेप्शन है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्यों नहीं बना रहा, कुछ सोच लो भैया, इलेक्ट्रॉन नहीं है अपने पास फालतू के लेने के लिए ना देने के लिए, तो नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन हाइड्राइड्स का तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब देखना एक और यहाँ पे एक्सेप्शन की फॉर्म में ही आ जाता है, वो क्या, एक कंपाउंड है गैलियम, एक कंपाउंड है बोरोन। ये जो हाइड्राइड्स को फॉर्म करता है ना, इनके हाइड्राइड्स डाइमेरिक नेचर के होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लर्न आपको करनी पड़ेंगी, सुन ध्यान से लो। मतलब क्या है इसका, आइडियली बोरोन किस फैमिली को बिलोंग करता है, ग्रुप 13 को बिलोंग करता है। वैलेंसी है इसकी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। बनाओ जी कंपाउंड, BH3 बनना चाहिए, लेकिन BH3 2 जोड़ दो, B2H6 इस फॉर्म में मिलता है अपने को। दो कंपाउंड्स इसके, क्योंकि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से, जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना, हाइड्रोजन को दूसरे वाले को अट्रैक्ट कर लेता है अपने न्यूक्लियस की तरफ, जिससे ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। सिर्फ दो ही इकलौते, बेटा ये क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, या नीट प्रोस्पेक्टस से अगर मैं बात करूं, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डाइमेरिक हाइड्राइड्स, वहीं पे खत्म, याद ही नहीं अपने, ठीक है ना। अब वो पूछ लेगा गैलियम बना रहा है, एक क्वेश्चन दे देगा गैलियम, एक क्वेश्चन दे देगा एल्यूमिनियम, एक क्वेश्चन कुछ और दे देगा, एक कुछ और दे देगा, वहीं भी बच जाएंगे हम लोग। तो याद रखो सिर्फ दो ही हैं और कोई नहीं है इसके, और मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला गैलियम और ये, तो ये हमारे पास कौन सा हाइड्राइड बना रहा है, ये डाइमेरिक हाइड्राइड बना रहे हैं, तो इसका गैलियम का बनेगा Ga2H6, ठीक है। ये इसका हाइड्राइड जो है वो। अगला पॉइंट बेटा जो आपको नोटिस करना है, इकलौता एल्यूमिनियम ऐसा कंपाउंड है विच फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स से मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड एक्चुअल में AlH3 है, लेकिन एल्यूमिनियम का इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि ये n नंबर ऑफ AlH3 आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और हमारे पास कौन सा हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्यूमिनियम इकलौता ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट है जो हम लोगों के पास क्या चीज फॉर्म कर रहा है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को जो है वो फॉर्म कर रहा है। मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर। पहला, ये कोवेलेंट, ये वॉलेटाइल नेचर के हैं। दूसरा, हम लोगों के पास क्या था कि
ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास था गैलियम और बोरोन, ये दोनों डाइमेरिक हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं और एल्यूमिनियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हम लोगों के पास कौन से हाइड्राइड को फॉर्म कर रहा है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड को जो है वो फॉर्म कर रहा है। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखना ध्यान से जरा। इसके बाद ये कौन से हाइड्राइड्स थे हमारे पास? कोवेलेंट हाइड्राइड्स थे। कोवेलेंट हाइड्राइड्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। पहला पार्ट हम लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसमें क्या चीज है बेटा जो ध्यान देनी है आपको, है ना? आपको एक बार ये एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो BH3 का मॉलिक्यूल, फटाफट से मेरे को बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलना बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2 2s2 2p1, ये पता है ना? उसके बाद देखो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, ये 2s है इसके अंदर, और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या, एक ये। मैंने आपको ये चीज बार बार डिस्कस करी है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितने भी आउटर शेल के ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल ऑक्यूपेंसीज पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये इधर चला। इतना समझ में आ गया? अब क्या होगा बोलो, इस जगह पे एक हाइड्रोजन, इस जगह पे दूसरा हाइड्रोजन, और इस जगह पे क्या, तीसरा हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इतना भी समझ में आ गया? अब बेटा एक चीज देखो आप, ये जो है ये खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, खाली प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोल दिया इसको। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर, खुश नहीं है ये। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बोरोन के, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे जो इसको मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से इसने अपना डाइमर बना दिया। बात समझे? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, तो जहां जहां से इसको इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मिल रही है कहीं से, तो वहां से हाइड्रोजन खींच रहा, कभी कुछ खींच रहा, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए या हमारे पास ये डाइमर्स बना रहा है या पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को फॉर्म कर रहा है। कारण ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ऐसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं जिनका आउटर शेल जो है वो उसके अंदर एक आधा ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो है वो बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है, ठीक है? सेम काम बेटा एल्यूमिनियम के साथ भी है, बताओ कैसे? एल्यूमिनियम के अंदर बस इतना डिफरेंस है कि ये 3s हो जाता है और ये 3p हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम एल्यूमिनियम के साथ। इसमें भी यही सेम हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, यहां पहुंच रहा है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या रह रहा है, एम्प्टी रह रहा है, ठीक है? एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से हम लोगों के पास ये क्या एक्ट करते हैं, ये टेंडेंसी रखते हैं, ध्यान से सुनना, टेंडेंसी रखते हैं किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। ये बात आप याद रखना, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये वाले कंपाउंड। जैसे ना एक कंपाउंड है हमारे पास AlCl3, रह के तुम्हें ये कंपाउंड जो है वो रिएक्शंस के अंदर आएगा, इतना ज्यादा यूज होता है, और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से। इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है जिससे इसने इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। मैं तो अगर मेरी आप ये वाली वीडियो भी देख लो, मैं कितनी मर्जी वीडियो उठा लो जिसमें अभी फ्रीडल करा उठा लो, मैंने बार बार इसको ना, मैं एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ये एक चुड़ैल है जो इलेक्ट्रॉन की प्यासी, आप इसको ऐसे समझ लो, ये कंपाउंड AlCl3 कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, इतनी ज्यादा टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को प्यासी चुड़ैल, बस आप इसको ऐसे समझो।
इसको मतलब जैसे होता है ना, किसी भी कंपाउंड को अगर पर्सोनिफाई कर दो ना, पर्सोनिफाई कर दिया मतलब समझ रहे हो, पर्सोनिफिकेशन पता है ना, तो मतलब वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ऐसा कहीं को भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं मिलेंगे फटाफट से जो है वो टेंडेंसी रखता है, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और वो खुश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद बेटा ये तो थे एक तरह के हाइड्राइड्स। अब एक हाइड्राइड्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर नंबर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स ने बनाए थे, ये याद रखो, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ये यूजुअली कौन है हम लोगों के पास? ग्रुप 14। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलना बेटा जल्दी से, 6, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब करो जरा इसको, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और p के अंदर हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल ऑक्यूपेंसी में होंगे, होगा क्या, जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इक्वल एनर्जीज हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन पे। ये बात आप याद रखो, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एनर्जी सबकी बराबर हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन सारे सिंगल ऑक्यूपेंसी पे चले जाएंगे, CH4 बनता है। ठीक है ना? अब होगा क्या देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे क्या बना रहा है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जैसी बॉन्डिंग होगी क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया हम लोगों के पास? CH4 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन फालतू है, ना कोई इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रेजेंट है जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग, या ऐसे हाइड्राइड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर इसको जो है हम लोग बोलते हैं। आई होप ये भी क्लियर बेटा। ये ग्रुप 13 का डेफिशिएंट वाला, ग्रुप 14 का प्रिसाइज वाला। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अगला जो है ध्यान से देख लेना, दीज आर इलेक्ट्रॉन क्या? रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स से मतलब क्या है, ये चीज आप समझ लो। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फालतू है, पहले में कम थे फिर बराबर थे अब ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं अमोनिया का, NH3। एटॉमिक नंबर बोलो अमोनिया का जल्दी से, 7 है ना एटॉमिक नंबर। इधर देख लो बेटा आर्यन, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखना जरा, ये कैसे बनेंगे? ये बना ऐसे, ये बन गया इस तरह से। ठीक है, अब p के अंदर मेरे को आप ये बताओ d ऑर्बिटल है? p में d ऑर्बिटल नहीं होता। p के अंदर अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे भी। होगा क्या, बस इस जगह पे हाइड्रोजन, इस जगह पे भी हाइड्रोजन, और इस जगह पे भी हाइड्रोजन जो है हम लोगों के पास जुड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक हाइड्रोजन फालतू हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये यहाँ पे हाइड्राइड बन गया, ठीक है, तो हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया। अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फालतू नंबर में प्रेजेंट है। दक्षिण एक देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल जो है, आप मेरे को बताओ NH3 का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल हमने बना रखा है, क्या होता है बोलो? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। लेकिन हम लोग जब भी नाइट्रोजन का ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर शेल में तो भैया ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू पड़े हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं कर रखी, क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना बेटा, फालतू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि प्रेजेंट है, जिसको भाई एकदम सिंपल भाषा में समझो तो ये लोन पेयर है। जहां पे भी लोन पेयर आ गया वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स बना रखे हैं,
तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला? चलो अब मेरे को बताओ H2O मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं आपके साथ, फटाफट से बोलते रहना, इसमें कितने लोन पेयर है? एक। NH3 की बात कर रहा हूं ना, एक लोन पेयर है हम लोगों के पास। H2O की बात करो जरा जल्दी से। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है हम लोगों के पास? बोलो। एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। जल्दी आ जाओ बेटा। एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होने की वजह से इसका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p कितना बनेगा ये? 2p4 बनेगा। ठीक है, चलो बनाओ इसके आउटर शेल के ऑर्बिटल्स को, ये बने। और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? ये ध्यान से देखिए, H2O मॉलिक्यूल का ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। 1s2 2s2 2p4 होने की वजह से ये दो लोन पेयर इसके ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा देखना जरा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है आउटर शेल में। तो कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर? 2 लोन पेयर। तो है तो ये हाइड्राइड ही, क्योंकि हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये कौन सा हाइड्राइड हो गया? ऐसा हाइड्राइड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो है। नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फटाफट से इसका एटॉमिक नंबर बोलो मेरे को फ्लोरीन का, जल्दी से। कितना एटॉमिक नंबर है? 9। ब्रिगू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलियो। 1s2 2s2 2p5। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। जरा बनाओ इसको बेटा। ये बन गए इसके 2 s वाले, और यहाँ पे फॉर्म हो गए हमारे पास ये, देख लेना। अब मुझे ये बताओ फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो भाई एक चीज सोचने वाली है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, तो ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर फालतू तैर रहे हैं आउटर शेल के एनवायरनमेंट के अंदर उसके। तो कितने लोन पेयर जो हैं वो इसके हो गए हम लोगों के पास? 3 लोन पेयर जो हैं वो इसके प्रेजेंट हो गए। अब ये भी कौन से वाला हाइड्राइड हो गया? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो है ये हम लोगों के पास ये हो जाए। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैसे बोल रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 3 लोन पेयर जो है इसके फालतू प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ्लोरीन के आउटर शेल के अंदर 1 2 और ये 3 और ये एक बॉन्ड इसने क्या कर रखा है? बना। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारी कहानी किसकी? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की। बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इन हाइड्राइड्स की, ध्यान से सुनना आगे। एक है मॉलिक्यूल H2O, एक है मॉलिक्यूल HF, देख लो बेटा प्लीज। एक है मॉलिक्यूल NH3। आपको याद है हम लोगों ने एक कंपाउंड करा था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट करा था किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। याद है? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कौन से ऐसे एटम्स थे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे? एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक फ्लोरीन। देखना जरा, यही वो 3 कंपाउंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये 3 कंपाउंड्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा मुझे बताओ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? ये कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहा हूं मैं। कॉन्सिक्वेंसेस, बॉइलिंग पॉइंट की बात बताओ मेरे को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ आके जुड़ के इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस जो है वो बढ़ेगी। बॉयल करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बोलो जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और
ये इसका कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास कि इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएटेड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हमारे पास जो है वो होंगे। इसलिए आप ये देख लो, ये लिक्विड स्टेट में है, ये जल्दी हो जाता है लिक्विफाई, ठीक है, और ये भी थोड़ा लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब इसके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा है। अगर मैं इसको दूसरी किसी उसके साथ जो है वो कंपेयर करूंगा तो। अगला क्वेश्चन आपको सोच के बताना है, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। एक हाइड्राइड है मेरे पास NH3, एक हाइड्राइड है मेरे पास PH3, ठीक है, और लास्ट में है हमारे पास ये डाउन द ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है, ये 15 ग्रुप है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो किसकी होगी? फिर स्टेबिलिटी के लिए कूलम्स लॉ पे आ जाओ। आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अभी जो बोल रहा हूं मैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो एक लोन पेयर, फॉस्फोरस की बात करूं तो एक लोन पेयर, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं ऐसे आप याद रख सकते हो। sp की बात करूं एक लोन पेयर, bi की बात करूं एक लोन पेयर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ है ना, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, वैसे ही न्यूटन का, सॉरी ये कूलम का चार्जेस के ऊपर एक वो है। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि सारे एटम्स के ऊपर चार्जेस क्या है, बराबर है। इसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है हमारे पास? रेडियस, डिस्टेंस इनके बीच में। सबसे छोटा डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो, रेडियस छोटा तो फोर्स बड़ा, फोर्स बड़ा इंप्लाइज स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये वाला जो हाइड्राइड है ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, तो मार खाएगा मेरे से। और ये वाला जो हाइड्राइड है ये हम लोगों के पास क्या है, लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी है किसकी, हाइड्राइड्स की, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कैसे? डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। चलो, अब अगर मैं आपसे एक और बात करूंगा, ग्रुप 15 की बात करा, मोस्टली सब जगह पे सेम ही करेक्टर शो करेगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होंगी तो यहाँ पे लिखी होंगी अगर सिलेबस में होंगी, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर मैं बात करूं उसका रिड्यूसिंग एजेंट वाला करेक्टर, सोच के बोलो, इसी ग्रुप का रिड्यूसिंग एजेंट वाले करेक्टर की बात करो, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अमोनिया होगा कि एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3? मैं देख रहा हूं तुम लोग कितना सोच पा रहे हो। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये कूलम लॉ जैसे मैंने समझाया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है हाइड्रोजन को यूज करने की टेंडेंसी रखने वाला। तो हाइड्रोजन को जो जितना जल्दी स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां पे लिख देता हूं, रेडियस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन कम होगी। टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन कम होगी तो हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, कम। बात समझा? लेकिन कैसे, समझ गया ना? ठीक है, तो ये इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास हो गया। तो एक और चीज यहाँ पे समझ लो, वो क्या, कि जो हमारे पास ये लास्ट वाला है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, BiH3 जो है इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो BiH3 हमारे पास
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, एक है NH3, एक है PH3, एक है ASH3, एक है SBH3, एक है BiH3। ये सारे हाइड्राइड्स आप लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी है? सबसे ज्यादा बेसिक नेचर वाला जो हमारे पास हाइड्राइड है वो कौन सा होगा? बेसिक नेचर वाला सबसे ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, ये बेसिक नेचर पहले बताओ मेरे को होता क्या? बेसिक नेचर हाइड्राइड का मेटालिक कैरेक्टर कैसे? लेकिन ऑक्साइड की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे तो हाइड्राइड्स की बात हो रही, ठीक है ना? तो आप ना इसको ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ जरा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो बेसिक नेचर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उसका नेचर एसिडिक है। अब मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूं पहले, फिर आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप ये समझ रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज को दे रहा है, यहाँ पे OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है अगर कहीं भी जा रहा है, तो इसकी कौन सी टेंडेंसी होगी? OH नेगेटिव की वजह से बेसिक। H पॉजिटिव क्या कर रहा? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। तो जो गेन करने वाले हैं ना, वो सारे एसिडिक टेंडेंसी रखते हैं। जो भी एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, वो कौन सी टेंडेंसी हम लोगों के पास रख रहा है? एक एसिडिक टेंडेंसी को हम लोगों के पास रख रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या चार्जेस को लूज कर रहा है, वो कौन सी टेंडेंसी हम लोगों के पास रख रहा है? बेसिक टेंडेंसी जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ फिर इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। यहाँ पे देखना, सबके ऊपर लोन पेयर है। हिंट के तौर पे मैंने आपको बता दिया, सबके ऊपर लोन पेयर है। सबके ऊपर लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी लोन पेयर की देने की किसकी होगी? क्वेश्चन ये आ, सबसे ज्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी NH3 की होगी या BiH3 की होगी? कैसे? लीस्ट स्टेबल है तो वो ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। गलत बोल रहे हो आप। साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बिखरा पड़ा है, ये समझो आप मेरी बात। मान लो मैं आपको कोई चीज पकड़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो इतनी सी चीज पर, बड़ी छोटी सी चीज पर रख के पकड़ा, कोई भी चीज मान इमेजिन करो, आपको मैं कुछ भी दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज पर रख के दे रहा हूँ, आप आराम से पिक कर लो, आप उस चीज को आराम से पिक कर लो, ठीक है। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मैं इतने बड़े कमरा उठा के आपको पकड़ा दो, ला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, BiH3 के साथ यही हो रहा है। इतना बड़ा रूम है वो, इतने बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हैं उसके, इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरह से ऐसे घूम रहा, पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से NH3 करता है। समझ रहे हो इस बात को? अब ना इसको मैं यहाँ से लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, बार बार इस वीडियो को रिवर्स करके देख के नोट कर लेना अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। बेसिक नेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। लिख देता हूं, जो हमारे पास बेसिक नेचर है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है अगर साइज ऑफ एटम जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। मतलब अमोनिया इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगा, या जो हमारे पास Bi है, बिस्मिथ है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मुश्किल से देगा। इलेक्ट्रॉन की किसकी? अरे इलेक्ट्रॉन यार, मान फिर वही बात, तूने मेरे को इलेक्ट्रॉन पकड़ाना है, ये कोई, अच्छा चलो लूज करना, अमोनिया इज नॉट फॉर्मिंग एनी आयनिक बॉन्ड,
समझो इस चीज को, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये नहीं अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, वो नहीं कर रहा अमोनिया। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पकड़ा रहा है। अमोनिया इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, पहले आप यही समझ लो। मैं आपको बताता हूं, एक मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया BH3, एक मॉलिक्यूल है NH3। ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करते हैं। कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं? ये NH3, ये इसका लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, BH3 को डोनेट कर रहा है, सटीक B पे पहुंचना चाहिए, और हैंडशेक कर रहा है। अब तुम लोग ना ऐसे समझो, मान लो कभी वो देखा है जेट एयरप्लेन्स की रिफ्यूलिंग होती हुई। आजकल ना एक हमारे पास टेक्निक रहती है जिसके अंदर जेट एयरप्लेन्स, मान लो आप हवा में तैर रहा है कोई एयरप्लेन जो है, उसको रिफ्यूल कर देते हैं वहीं पे, उसके अंदर पेट्रोल या जो भी उसका ईंधन डलता है फ्यूल उसके अंदर डाल देते हैं। अब इमेजिन करके चलो, बहुत ही पतली सी नोजल हो, एकदम पिन पॉइंटेड, ठीक है, और उस नोजल से आपने उसको डालना हो उसके, तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कितनी बड़ी एयर स्ट्रक्चर के अंदर उस नोजल को उस पॉइंट में घुसाने की? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही सीन जो है हम लोगों के पास है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा होने की वजह से एक सटीक जो है वो डोनेशन नहीं हो पाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि अमोनिया के केस में छोटा सा है, आराम से इलेक्ट्रॉन पता है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से फटाफट से बोरोन जो है पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉन पकड़ना है ना सामने वाले, तभी तो इसका बेसिक कैरेक्टर शो होगा। जब सामने वाले इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए आया और हमने घूम करके बैठ गए ढूंढने, ठीक है ना, फिर तो काम खराब ही है ना। अच्छा चलो एक मिनट और, एक तरीके से और बताता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। लूज नहीं कर रहा भैया, अगर साइज ऑफ द टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इंक्रीज करेगी। कहाँ पे? अबे टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नहीं बोल रहा, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो मेरी बात समझ में आ गई ना, शेयर कर दें, ठीक है, मतलब वो पकड़ाने की टेंडेंसी। समझ लो यार, मैं तो भाषा में अपनी फीलिंग में समझा रहा हूँ ना अभी। तुम लोगों को ये एग्जांपल ले लो अपने साथ जो है, ठीक है ना, यहाँ से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो मान लो नहीं समझ में आया, ठीक है, बोलो नहीं समझ में आया, तो मैं एक और तरीके से बताऊंगा। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को लूज करना कौन सा करेक्टर है? बेसिक करेक्टर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना कौन सा करेक्टर है? एसिडिक करेक्टर है। जितना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा उतना, कैसे बताऊंगा, उतना कम क्या होगा? बेसिक करेक्टर होगा। चलो यार एक मिनट रुको जरा, मैंने अभी इसको ऐसे मारो, इधर उधर की बात नहीं करनी। ये देख लो, ये जो हाइड्राइड्स है ना, ये वाले, ये हम लोगों के पास, आप याद रखो, न्यूट्रल नेचर के होते हैं तीनों। ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। ये हमारे पास जो हाइड्राइड है, ये हम लोगों के पास क्या है? मोस्ट बेसिक है। और ये है तो बेसिक, लेकिन क्या है? लेस बेसिक टेंडेंसी जो है ये रखता है। क्लियर है? लास्ट टॉपिक अभी का वो क्या, आप मेरे को ये बता दो, NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद HF, ये कौन सा है? ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ये तीन हाइड्राइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास क्या है? प्रेजेंट है। इसमें से आप ये देखो, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, इसकी टेंडेंसी बोलना बेटा, ये तो मेरे को लगता है गधे को पता होगा HF क्या है। एसिड है बेस है? अभी बोलो, गधे थोड़ी हो तुम, गधे को पता है, हमें थोड़ी पता है ना। एसिड है गधे भैया, HCl, HF, HI, भाई ये मत करो यार तुम लोग, ये तो भैया एसिड है, सबको पता है। अब वाटर क्या है? बेस है, न्यूट्रल है वाटर। तो ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रल है। और ये अभी मैं बता रहा हूँ इतनी देर से चीख चीख के, बेस है। ये चीज समझ में आ गई? इसका मतलब जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, इधर अलोंग द पीरियड अगर मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और बेसिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो अब और क्या बोलूं? क्या ग्रुप 16 के सारे न्यूट्रल होते हैं? नहीं, लास्ट है बेटा, एक प्रॉपर्टी और रह गई है, लास्ट लास्ट लास्ट। अभी एक ना हमारे पास कंपाउंड है, लास्ट है बस ये पक्का। वो कौन सा? फॉस्फोरस। अभी 1 घंटा तो हुआ। कंपाउंड है हमारे पास क्या? फॉस्फोरस।
ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। पहले तो ना आप मेरे को बस इसका एटॉमिक नंबर बता दो, 2 मिनट लगेंगे। 15। रिकेन जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलियो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3, ठीक है। और 3d है इसमें, खाली है ना, 0 बना रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पे देखना जरा इसको बड़ा ध्यान से। हाँ 4s आएगा पहले, शाबाश है, आप बोल सही रहे हो एकदम। अबे ठीक बोल रहा है भाई, एक मिनट इधर देख बेटा तू अपना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो फास्फोरस है ना, ये दो तरह के हाइड्राइड शो करता है। एक इसका हाइड्राइड होता है PH3, कैसे, जैसे नाइट्रोजन ने बनाया था, यहाँ यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन 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 लग जाती है, PH3 जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो है PH5 ये बनाता है कि नहीं बनाता, PH5 ये टेंडेंसी रखता है, क्योंकि हमारे पास देखो PCl5 जो है वो हमारे पास फॉर्म होता है। तो बच्चे कई बार ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या PH5 जो है वो बनता है। तो वैसे ना मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, मैं यहां से एकदम इसको करेक्टली आपको बता रहा हूं। इसका आंसर है नो। टेंडेंसी रखता है लेकिन बन नहीं रहा, बन सकता है लेकिन बनता नहीं है। अब क्यों नहीं बनता ये चीज समझ लेना, ये चीज समझ लेना आप क्यों नहीं बनता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, PCl5 के केस में क्या हो रहा है, जो क्लोरीन इसको अप्रोच कर रहा है ना फास्फोरस को, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इसके अंदर से 5-5 बॉन्डिंग्स को फॉर्म कर सकता है। 5-5 बॉन्डिंग बनाना मतलब 5-5 जगह से इलेक्ट्रॉन खींच के उसके साथ बॉन्डिंग जो है वो बनाने की कैपेबिलिटी रखता है क्लोरीन। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जबकि वो औकात उसकी हाइड्रोजन की नहीं है। छोटा सा तो है बेचारा, बेचारे में तो न्यूट्रॉन भी नहीं है, तो कहां से बना देगा, तो वो नहीं फॉर्म करता, ठीक है। जिसकी वजह से PH3 जो है PH5 नहीं फॉर्म होता। ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि PH5 बनता है कि नहीं बनता। यूजुअली बच्चे लिख देंगे बनता है, क्योंकि PCl5 उनके दिमाग में आएगा और सोचेंगे d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो बन जाता है। लेकिन आप याद रखो PH5 का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होता, ये एक्सेप्शन